नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस सेमीफाइनल की कर रहे हैं जिस सेमीफाइनल के सहारे बिहार की राजनीति ये तय करेगी कि फाइनल में कौन विजेता बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से बिहार के 4 विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से जोर आजमाइश चल रही है, उस जोर आजमाइश के सहारे यही संदेश जा रहा है। क्या वाकई में ये सेमीफाइनल है? और अगर सेमीफाइनल है तो फिर वो सेमीफाइनल संकेत क्या दे रहा है? आज शाम 5 बजे प्रचार अभियान थम गया। अगर बात प्रचार की करें तो एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी और अंत में लालू यादव को भी मैदान में उतरना पड़ा। घर घर बीजेपी और जदयू के मंत्री और सांसद गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में एनडीए भी इसे सेमीफाइनल ही मान रही है। और सेमीफाइनल मानते हुए ये भी कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री का 13 तारीख को दरभंगा उसी दिन वोटिंग है। जो काम करने की मोदी की शैली रही है या मोदी जिस अंदाज में चुनाव को लेते हैं, ऐसे में अगर विपक्ष ये कह रही है कि 13 तारीख को वोटिंग प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री ने अचानक बिहार का कार्यक्रम बनाया है तो फिर माना ही जाए कि ये सेमीफाइनल है। वैसे सेमीफाइनल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले चुनाव का तो 3-1 मतलब 3 सीटें यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार ने जीता था, 1 सीट हम के उम्मीदवार ने जीता है। हमसे जीतन राम मांझी की खुद जीते थे और बाकी तीनों सीट पर माले और आरजेडी ने चुनाव जीता था। आरजेडी के दोनों विधायक सांसद बन चुके हैं, माले के विधायक सांसद बन चुके हैं और इमामगंज के विधायक भी सांसद बन चुके हैं। मतलब चारों के चारों सीट जो खाली हुआ है वो चारों के साथ चारों सीट इसलिए खाली हुआ है कि चारों के विधायक चुनाव लोकसभा का लड़े और चारों के चारों सांसद हो गए। तो फिर आप समझ सकते हैं कि सांसद जो बने हैं उनका भी प्रभाव होगा। स्वाभाविक है, उसी कंसेंसस से उनका रिश्ता भी है, उसी कंसेंसस से वो लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन 4 विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम का संकेत क्या होगा, क्योंकि ये वही इलाका है जिस इलाके में चिराग मॉडल चला था। ये वही इलाका है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। इसलिए ये चुनाव माना जा सकता है कि ये सेमीफाइनल है और यही वजह है कि एनडीए पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड पर अगर आप गौर करेंगे ना तो उपचुनाव में वो अक्सर उन्हें हार मिली है। कभी उपचुनाव से मुख्य चुनाव का रिजल्ट मतलब प्रभावित होता हुआ नहीं दिखा है। कई बार उपचुनाव वो जीते और कई बार वो चुनाव इस तरीके से हारे कि महागठबंधन को लगने लगा कि अगली बार की विधानसभा में तो जनता हमें हथेली पर लेकर सत्ता तक पहुंचाएगा, लेकिन परिणाम ठीक उलट हुआ। लेकिन इस बार कुछ बात अलग है। शुरुआत हम बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से करते हैं, जिस बेलागंज में 35 वर्षों से आरजेडी का कब्जा है, सुरेंद्र यादव का कब्जा है। इस यादव लैंड को ध्वस्त करने के लिए उस कह सकते हैं कि 35 वर्षों को इतिहास बदलने के लिए इस बार नीतीश ने मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। वही मनोरमा देवी जिनके घर चुनाव से ठीक पहले एनआईए का छापा पड़ा था, 4 करोड़ से अधिक की राशि बरामद हुई थी। नक्सलियों से सहयोग करने का आरोप है। नक्सली के लिए भी सहारे ये अपने बिजनेस चला रहे हैं, ऐसा एनआईए का आरोप है। और उसी मतलब उसमें
एनआईए की ने जो भी बाद के दिनों में जो कुछ भी किया हुआ है, लेकिन दोनों अपने तरीके के बाहुबली हैं। दोनों बाहुबली आमने सामने पहली बार है, और जिस तरीके की बिसात बिछाने की कोशिश हुई है उसमें कहीं न कहीं एनडीए का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यहाँ एक मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा करके आरजेडी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कोशिश की है, और एमवाई समीकरण वहां दरका तो तय मानिए जदयू का वहां तीर निशाने पर लग जाएगा। इसलिए पूरी ताकत दोनों पार्टी ने लगा रखी है, लेकिन एक दाव जिसका असर प्रचार अभियान के खत्म होने के बाद शुरू हो गया है, वो दाव ये है कि लालू यादव ने अपने चुनावी प्रचार अभियान के अंतिम दौर में जो इमोशनली चीजों को रखा है, उसका असर यादव वोट बैंक पर अगर पड़ा, और ओसामा जिस तरीके से बीते रात मुस्लिम इलाकों में लोगों से मुलाकात करके एक बड़ी बात चुपके से कह गया है कि बटोगे तो कटोगे। सामने वाला कौन है? सामने वाले से पूछो कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वक्फ बोर्ड को लेकर जो संसद में कानून लाने की बात हो रही है, वो उसके क्या विचारधारा है? क्या उस पर कभी उसने अपनी बात को रखा है? मुसलमानों के साथ देश में जो कुछ भी हो रहा है, क्या उस पर प्रशांत किशोर ने कभी कोई कुछ अपनी राय रखा है क्या? प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, और अब ये बातें चर्चा होने लगी, और यही वजह रहा कि प्रशांत किशोर के कार्यक्रम नहीं होने के बावजूद भी आज फिर वो बेलागंज पहुंचे, और बेलागंज में उन्होंने कमोबेश इसी पॉलिटिक्स को की हवा निकालने की कोशिश की। तो प्रशांत किशोर की बात सुन के आप समझ सकते हैं कि वहां की राजनीति किस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। चलिए पहले प्रशांत किशोर की बात सुनिए। इलेक्शंस में दो तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट दिख रही हैं। एक तो यहाँ जो दोनों दलों का राजनीतिक जागीदारी थी कि लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी, इस बात को बिहार की जनता ने तोड़ने का मन पूरी तरीके से बना लिया है। दूसरी बात, खास करके आरजेडी और मुसलमानों को लेकर जो 30-35 साल से ये चलता रहा है कि मुसलमान जो है वो आरजेडी की राजनीतिक जागीर है। पहली बार 30 साल में इन चारों विधानसभा में, सिर्फ बेलागंज में नहीं, चारों विधानसभा में मुसलमानों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी की राजनीतिक जागीर नहीं है, और वो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी एक और बात है, आज यहाँ पर देखिए लालू जी आ रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है भाई? 3 दिन से तेजस्वी यादव यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ताकत से तो कुछ हुआ नहीं। तो पहले आरजेडी ने तो स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव के कहने से तो कोई मुसलमान यादव वोट देने को तैयार नहीं है, उनके समाज के लोग भी वोट देने को नहीं तैयार है। और दूसरा, इसने लालू जी के चरित्र को बिल्कुल उजागर किया है कि जिन मुसलमानों के रहनुमा होने का आप दावा करते रहे 35 साल, एक बेलागंज में मुसलमान परिवार के एक सामान्य परिवार का लड़का चुनाव लड़ रहा है, उसको हराने के लिए आरजेडी के नेता लालू जी, उनके लड़के पूरी ताकत झोंके हुए हैं कि किसी भी तरीके से एक सामान्य परिवार का, मुसलमान परिवार का लड़का नहीं जीतना चाहिए। और किसकी मदद कर रहे हैं? एक बाहुबली के लड़के की मदद कर रहे हैं। तो आप एमवाई समीकरण की बात करते हैं, आप जिन मुसलमानों के वोट से इतने दिनों तक राज करते रहे हैं, उसी समाज का एक लड़का 7 महीने के लिए अगर उसको चुनाव जीतने का अवसर है तो उसको हराने के लिए, ये साधारण बात नहीं है। लालू जी लोकसभा के चुनाव में अपने बेटी के प्रचार में गए थे, उसके बाद वो बाहर नहीं निकले हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि कोई अमजद चुनाव न जीत जाए, कोई मुसलमान कहीं उसको वोट न दे दे, भले उसका एक बाहुबली का लड़का जीत जाए। और ये इनकी सच्चाई है, इनके चरित्र को उजागर करता है। तो परिणाम जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन बिहार की जनता और विशेष करके
जो यहाँ के मुसलमान साथी हैं उन्होंने इनका चरित्र देख लिया है कि एम वाई की ये बात करते हैं, इनको ना किसी एम से मतलब है ना वाई से मतलब है, इनको खुद से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है और अपने साथ जुड़े हुए जो बाहुबली हैं, ठेकेदार हैं, उनसे मतलब है। इनको यादव समाज के सामान्य लोगों से भी कोई लेना देना नहीं है। लालू जी भाई यहाँ पर दूसरे जो प्रत्याशी एनडीए से लड़ रही हैं वो भी तो यादव समाज की हैं, लेकिन लालू जी को है भैया कुछ भी हो जाए मेरा परिवार ही जीतेगा या मेरे से जो जुड़ा हुआ ठेकेदार है, बाहुबली है, वो जीतेगा। अमजद भाई कोई बहुत बड़े परिवार के लड़के नहीं हैं, एक सामान्य परिवार के लड़के हैं। यहाँ इन लोगों ने आरजेडी को, यहाँ के मुसलमानों ने 35 बरस से वोट दिया है और एक बार उस समाज का कोई खड़ा है तो वो लालू जी को स्वीकार नहीं है और यही इस बात को दिखाता है, इनके चरित्र को उजागर करता है। तो जब विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है, उनका विवेक खत्म हो गया है और वो अपने आप ये दिखा रहे हैं कि उनका चरित्र क्या है और वो मुसलमानों के कितने बड़े रहनुमा हैं। एक बैठक में मुस्लिम बच्चे को आरजेडी के गुंडा लोगों ने, गुंडा एलिमेंट्स ने दौड़ा कर मारा है। वीडियो आप लोग के सामने है, जरा देख लीजिए आप लोग जाकर। क्या उस लड़के ने कहा था? उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी। लक्ष्मीपुर गांव में उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा था कि हम क्यों माफ करें इन्हें, हम क्यों माफ करें। भाई लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, उसके लिए आप उसको दौड़ा कर मार रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का रहनुमा बताते हो। तो आपने सुन लिया प्रशांत किशोर का इस समय ये कहना, मतलब साफ है कि लड़ाई त्रिकोणीय अगर बनी रही तो जदयू का जीत तय है। लड़ाई आमने सामने हुआ तो फिर मनोरमा देवी के लिए जितना मुश्किल हो गया। प्रशांत किशोर की पूरी कोशिश है कि लड़ाई ट्रायंगुलर बना रहे, लेकिन मुसलमानों ने जो रुख अख्तियार किया है अंतिम समय में, अगर ये रुख, ये हवा चुनाव के दिन तक मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन पर बटन दबाने तक जोर पकड़ लिया तो फिर जदयू की सारी मेहनतें पर पानी फिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट इमामगंज में से आ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इमामगंज में कुछ चीजें इसी तरीके से चल रही हैं। जो संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं का जो कमिटमेंट होना चाहिए वो इमामगंज में जीतन राम मांझी के साथ नहीं दिख रहा है। पैसे का खेल तो हो रहा है, लेकिन आरजेडी प्रत्याशी स्थानीय होने की वजह से और दो बार चुनाव, सब लोग उनके बारे में यही कह रहे हैं कि प्रशासन की वजह से ये चुनाव हार चुका है। एक बार उदय नारायण चौधरी अंतिम समय में इन्हें जीता हुआ सीट कहता है कि लोग कहते हैं कि हरा दिया गया प्रशासन के द्वारा, और एक बार ये लोजपा से ये चुनाव लड़े थे। स्थानीय होने का लाभ इनको मिल रहा है। फिर जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ सवर्णों का जो साथ दिख रहा है यहाँ पे, वो सवर्ण का साथ अगर अंतिम समय तक बना रह गया तो फिर जीतन राम मांझी के लिए और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि उदय नारायण चौधरी के खिलाफ वहाँ एक अलग तरीके का माहौल रहा है और है भी। नक्सलियों से साठगांठ का उन पर आरोप लगता रहता है। फिर वहाँ जो मारकाट की जो राजनीति हुई, कुशवाहा वर्सेस दांगी वर्सेस जो राजनीति हुई, उसमें उदय नारायण चौधरी का खुलकर राजनीति उन्होंने किया। इस वजह से उदय नारायण चौधरी को लेकर एक अलग इमेज है, मतलब एक बड़ा गुस्सा हर चुनाव में देखने को मिल जाता है। वो बातें आरजेडी उम्मीदवार के साथ नहीं है और इसका असर दिख रहा है। इसलिए इमामगंज का परिणाम आपको चौंकाने वाला आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इससे भी चौंकाने वाले के परिणाम की बात अगर हम करें तो वो तरारी में है। तरारी में जबरदस्त फाइट, जबरदस्त तरीके से गोलबंदी हो रही है, जबरदस्त एक टू मैन कवर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सुनील पांडे में अब वो बात नहीं रही जो बात कभी 2010-2005 के दौर में हुआ करता था। उसका असर प्रबंधन पर भी दिख रहा है, उसका असर युवाओं पर भी दिख रहा है। युवाओं को उस तरीके से वो संगठित करने में अभी तक कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिर परमेश्वर मुखिया फैक्टर भी काम कर रहा है। और अगर जनस्वराज की बात करें तो जनस्वराज भी कहीं न कहीं यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहा है। वैसे
राजू यादव होने की वजह से यादव के खिलाफ जो गोलबंदी है, वो गोलबंदी अगर चुनाव के दिन मतदान केंद्रों तक पहुंच गया तो फिर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगा। इसलिए तरारी में नेक टू नेक फाइट है। और रामगढ़ की तो कहने की बात है, रामगढ़ की बसंती इस बार है ना, 16 में रामगढ़, ठीक रामगढ़ का स्थिति वही है। राजनीतिक विरासत को लेकर जबरदस्त चल रहा है, प्रशासन और पार्टी दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी चल रही है। थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ी राहत जगदानंद सिंह के बेटे को, अजीत सिंह को, इसलिए इस बार मिलता हुआ दिख रहा है कि यादव इस बार उस तरीके से बसपा के यादव उम्मीदवार के साथ खड़ा नहीं है जैसे पहले चुनाव में खड़ा था, 2020 के विधानसभा चुनाव में था। तो वही एक फैक्टर है जो फैक्टर अजीत सिंह को थोड़ी राहत दे रही है। लेकिन चुनाव के दिन तक अगर पिछले ही चुनाव वाली स्थिति बनी रही, पिछले ही चुनाव वाली गोलबंदी हुई, तो इस बार अजीत सिंह के लिए कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होगा चुनावी सफर जीत में तब्दील करना, क्योंकि पूरी ताकत प्रशासन ने झोंक दिया है। नीतीश ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है और इस तरीके से बना लिया है, जो प्रशासन जो ये बयानबाजी हुई है उसके पीछे भी वजह यही था कि प्रशासन नेक टू नेक चीजों को उसी तरीके से एक एक पॉकेट पर प्रशासन अटैक कर रहा है। आरोप इस तरीके से जगदानंद सिंह जी का परिवार लगा रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि चारों जगह पे पिछले 2020 की चुनाव की बात करें तो 3-1 से बढ़त रही है महागठबंधन के, लेकिन इस बार कांटों की लड़ाई है और ये लड़ाई तय करेगा कि 2025 पे किसके सिर पर ताज बैठेगा। वैसे प्रशांत किशोर जो पहले से हम कह रहे थे भोटकटवा ही साबित हो गए, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करता है उस तरीके से भी प्रभावित करते हुए दिख जाए तो बड़ी बात होगी। कहाँ ये जमानत बचा पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बेलागंज में अभी तक लड़ाई में बने हुए हैं और वो अगर बने रह गए तो एक मुसलमान, वो पहले भी जदयू के उम्मीदवार रह चुके हैं, उसमें जनस्वराज की भूमिका नहीं है, क्योंकि जनस्वराज जिस वोट के सहारे बेलागंज लड़ने के लिए गए थे, भूमियारों ने साथ नहीं दिया, ब्राह्मणों ने साथ नहीं दिया, राजपूत ने साथ नहीं दिया। हाँ, इमामगंज में अभी कुछ लोग जनस्वराज के उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। तो जो आधार, जिस आधार वोट के सहारे बेलागंज के मुसलमानों को आरजेडी से अलग करने की बात सोच रहे थे प्रशांत किशोर, वो साफ दिख नहीं रहा है। सवर्णों ने पूरी तौर पर जदयू का दामन थाम लिया है। ऐसे में वो मुस्लिम समीकरण भी ध्वस्त होता दिख रहा है और अगर यही स्थिति बनी रह गई तो प्रशांत किशोर का बेलागंज में अगर जमानत बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वहां जमानत बच सकता है, लेकिन बाकी तीनों जगह जमानत बचाए रखने के लिए कहिए तो प्रशांत किशोर की पार्टी संघर्ष कर रही है। तो मतलब साफ है कि चिराग मॉडल की बात जरूर हो रही थी कि प्रशांत किशोर कहीं चिराग मॉडल तो नहीं साध रहे हैं, लेकिन वो चिराग मॉडल की तरह वोट पर या बाकी चुनावी प्रबंधन से भी प्रभाव छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ओसामा का कुछ वीडियो उन्होंने वायरल करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो एक होता है कि मैदान में जो खिलाड़ी से ही ना आपका टेम्परामेंट भी बढ़ता है, तो तब आप खिलाड़ी पर कुछ दाव भी लगाएंगे। तो जो कौशल प्रशांत किशोर का है वो कौशल भी इस चारों विधानसभा के चुनाव में देखने को नहीं मिला है। तो फिर जो एक नई उम्मीद जगाने की कोशिश प्रशांत किशोर के द्वारा की गई थी, वो कोशिश हमें लगता है कि फिलहाल विफल होता हुआ दिख रहा है। वैसे सब कुछ 23 तारीख को पता चलेगा कि वाकई में परिणाम क्या आया सामने, लेकिन इतना तय है कि अभी भी लालू नीतीश आमने सामने है और नीतीश जिसके साथ है उसका पलड़ा भारी आज भी है।